नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज पेश होगा भजनलाल सरकार का पहला बजट। आपको बता दें कि वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। पूर्णकालिक बजट होकर के लेखानुदान पेश होगा और 20 साल बाद राजस्थान में इतिहास बदलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते रहे हैं, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और 20 साल बाद राजस्थान में जो है इतिहास बदलने वाला है। इससे पहले देखिए, लगातार मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते रहते हैं, लेकिन इस बार वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। आज भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश होगा। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ खास आज के बजट में रहने वाला है। तो आज क्या खास रहेगा, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। और आपको बता दें कि आज जो भजनलाल सरकार का ये पहला बजट पेश होगा और ये कहा जा रहा है कि युवाओं पे फोकस रहने वाला है, महिलाओं पे फोकस रहने वाला है, किसानों पर फोकस किया जाएगा। और आज बजट जब पेश होगा तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किन किन वर्गों को ध्यान में ये बजट रख करके पेश होता है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में लोकसभा का भी चुनाव है, तो उसके मद्देनजर ये बजट काफी खास हो जाता है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि काफी यहाँ पर बैठकों का दौर भी चला था। दिया कुमारी लगातार बैठक ले रही थी और बहुत ही सोच समझ करके ये बजट बनाया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है। भजनलाल सरकार का ये पहला बजट है और 3 से 4 महीने देखिए कैसे सरकार को चलाना है, कैसे इसमें किस तरीके से किया जाए पूरी यहाँ पर तैयारी, उसको लेकर के पहले से हमने आपको दिखाई थी। कल भी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें लगातार बैठकों का दौर चला था, चिंतन मंथन किया गया है कि हर वर्गों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि लगातार अगर हम बात कर ले बीजेपी की, तो देखिए कई सारे वादे किए गए थे। जब विधानसभा का चुनाव था, रोजगार का वादा किया गया था और उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज का बजट काफी खास हो जाता है। गुरुवार को पेश होगा प्रदेश का बजट। बजट में दिखेगी लोकसभा चुनाव की आहट। नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार। कई बड़े फैसलों की तैयारी में सरकार। प्रदेश की भजनलाल सरकार 8 फरवरी को विधानसभा में अपना पहला लेखानुदान पेश करेगी। बुधवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान को अंतिम रूप भी दे दिया। लेखानुदान में भजनलाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर के तस्वीर साफ करेगी। प्रदेश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, कोई महिला स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते थे। वर्ष 2003 से 2023 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे और 2 बार ही अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। 2003 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में प्रद्युम्न सिंह आखिरी वित्त मंत्री थे। उनके बाद 2 बार वसुंधरा राजे और 2 बार अशोक गहलोत की सरकारें रहीं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ही बजट पेश करते रहे। हालांकि यह बजट पूर्णकालिक नहीं होकर के लेखानुदान होगा, यानी सरकार 3 महीने के लिए अपना लेखानुदान सदन में पेश कर उसे बहुमत से पास कराएगी। लेखानुदान एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार वर्ष के एक भाग नई सरकार के गठन तक के लिए व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि के लिए सदन की मंजूरी प्राप्त करती है। अंतरिम बजट प्राप्तियों और व्यय दोनों से संबंधित है। लेखानुदान में केवल सरकार का खर्च शामिल होता है। बहरहाल आम जनता से लेकर के पक्ष प्रतिपक्ष के विधायक और मंत्रियों तक सब इंतजार में है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके की सौगात निकलती है। वैसे बीजेपी विधायकों का दावा है कि सरकार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास करेगी। राजस्थान में तमाम सड़कों का है, चिकित्सा क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, पंचायती राज में हो, सभी क्षेत्र में पूरा विकास का काम होगा, बजट आवंटन होगा, यही हमारा कहना है। निश्चित रूप से जो राजस्थान की जनता जो इस उम्मीद और विश्वास को इस सरकार से लेके हुए इंतजार कर रही है, निश्चित रूप से उन विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। किसान और गरीब के कल आने वाला लेखानुदान शानदार होगा, हर वर्ग के लिए अच्छा होगा और कल का लेखानुदान गरीब को गणेश मान के पेश करने वाली भजनलाल जी की सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी सरकार। दिया कुमारी ने कुछ समय पहले ही लेखानुदान कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने पहले भी सभी वर्गों का ध्यान रखा है और लेखानुदान भी सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास रहेगा। जाहिर है लेखानुदान में सरकार कई ऐलान कर सकती है।
नई भर्तियों की घोषणा होगी, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करना, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हर घर नल का जल, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा, गाय पालने पर मिलेगी सब्सिडी, स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार, लखपति दीदी योजना की घोषणा, अवैध माइनिंग पर सख्ती, अस्पतालों में गुजरात मॉडल, हर वार्ड में एक वॉलंटियर, चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर हो सकता है। उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में समान नागरिकता बिल यूसीसी लाने की घोषणा होने के आसार है। आपको बताते चले कि विपक्ष सरकार पर पेट्रोल डीजल की दरों पर वैट घटाने और नई भर्तियों के ऐलान को लेकर हमलावर है। सरकार ने चुनावी समय जो वादे किए उन वादों को निभाना पड़ेगा। आम जनता को राहत देनी पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल पे जो वेट लग रहा है, अनेक प्रकार की जो विसंगतियां, उन विसंगतियों को कल इनको दूर करना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल में राजस्थान में वेट सबसे ज़्यादा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें कम करें तो सभी लोगों को राहत मिले। उम्मीद हम ये करते हैं कि वास्तविक आम जनता जो गांवों में जो बिना सड़क के बिना पानी के रह रही है उन तक बजट जाए, ऐसा कोई लेखानुदान ऐसा प्रावधान करे। सरकार तो बढ़िया है। बहरहाल नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार हैं। सरकार लेखानुदान की घोषणाओं की बदौलत लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करेगी। लोक लुभावन घोषणाओं का अंबार दिखेगा, पर इनमें से जुलाई तक कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कल के लेखानुदान में भजनलाल सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए दिख सकती है। सरकार ने हालांकि ऐलान तो बहुत किए हैं, जनता के बीच में इसका असर भी दिखता है, लेकिन अब पहली चुनौती लोकसभा के चुनाव की है। इसलिए माना यही जा रहा है कि कल का लेखानुदान लोक लुभावन हो सकता है, नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने के लिए भी सरकार कमेटी का गठन कर सकती है। देखना यही होगा कि आखिर वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी किस तरह से प्रदेश की जनता को संतुष्ट करती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां कल शाम जल जीवन मिशन पर बैठक हुई और जेजेएम पर सीएम भजनलाल ने मीटिंग ली है। नेशनल जल जीवन मिशन ने यहां पर देखिए प्रेजेंटेशन दिया और 10% पब्लिक कंट्रीब्यूशन पर मंथन हुआ है। हर जिलों को लेकर के ये प्रेजेंटेशन दिया गया है। बैठक में गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जल जीवन मिशन पर बैठक हुई है और हर जिलों को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया गया है। बैठक में गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। तो बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन पर यह बैठक, जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जेजेएम पर सीएम भजनलाल ने मीटिंग ली है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक्शन में यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव। यूडीएच डिपार्टमेंट में लापरवाही पर एक्शन देखने को मिला है। प्रमुख शासन सचिव ने 4 यूआईटी सचिवों को नोटिस थमाए हैं। जमीनें नीलाम न करने पर 4 यूआईटी सचिवों को नोटिस मिला है। रेवेन्यू नहीं जुटाने, ऑनलाइन प्रकरणों की पेंडेंसी पर नाराजगी देखने को मिली है। और अब खबर है राजधानी में कार्रवाई की करेंगे। आपको बता दें कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत के औचक निरीक्षण के बाद से कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रेटर निगम की 3 शाखाओं के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। विजिलेंस, प्लानिंग, अकाउंट शाखा के अधिकारियों को यह नोटिस मिला है। 3 शाखाओं के अधिकारियों की टेबल पर यह फाइल मिली थी और मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने फाइल मिलने पर नाराजगी जताई है। तीनों शाखाओं के अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह को पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि एटीएस राजस्थान टीम की जैसलमेर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बांग्लादेशी नागरिक और 2 सहयोगियों को पकड़ा गया है। जैसलमेर में अवैध रूप से बांग्लादेशी जो नागरिक है वो रह रहा था। किशोर कुमार नाम से मोहम्मद महमूद आलम टुलू रह रहा था। आपको बता दें कि महमूद आलम के साथ परमानंद भेरवानी व दीपक यादव भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महमूद आलम ने फर्जी आधार कार्ड व वोटर आईडी भी बनवाए। पाकिस्तानी महिला से शादी कर बांग्लादेश के पासपोर्ट से भारत में आया
और फिर दिल्ली, पंजाब के बाद राजस्थान में आकर के जैसलमेर में महमूद ठहरा था। आपको बता दें कि एटीएस व एसओजी के एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि एटीएस राजस्थान टीम की जैसलमेर में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अनूपगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, माइनर की टेल पर सिर कटा शव पहुंचा। आपको बता दें कि शव के दोनों हाथ भी कटे हुए हैं और सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो सिर कटा शव किसका है, अब ये सवाल हो रहा है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको अनूपगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर सिर कटा शव मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। माइनर की टेल पर सिर यहां पर कटा हुआ जो शव वो देखा गया और शव के दोनों हाथ यहां पर कटे हुए मिले हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। तो आखिर सिर कटा शव किसका है, इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। सवाई माधोपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बोरवेल में गिरी महिला मामले में अपडेट सामने आई है। बामनवास में रात भर से रेस्क्यू जारी है और अभी भी बोरवेल में महिला का रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। अब एलएनटी मशीन से खुदाई का काम भी शुरू हुआ। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बोरवेल में जो महिला गिरी उसी मामले में आपको अपडेट दे रहा है। कल हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी भी जो रेस्क्यू की टीम है वहीं पर मौजूद है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो जो बोरवेल में महिला गिरी है उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गिरिराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरिराज, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम नजर आ रही है जो कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जिला प्रशासन को यह पता लगा था कि कोई जो महिला है वो बोरवेल में गिर गई है। इस पर जिला प्रशासन, पुलिस वगैरह मौके पर पहुंची थी और उसके पश्चात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सका। लेकिन विडंबना यह है कि कल शाम को 6:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। मौके पर जेसीबी मशीन वगैरह मंगवाई गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते, क्योंकि तकनीकी रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि खुदाई कहां से करनी है, किस तरीके से करनी है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। ऐसे में फिर 6:30 बजे के लगभग एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंची और उसके पश्चात में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान है वो एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ के जो कप्तान है उन्होंने संभाली और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन पूरी रात भर से बोरवेल के ऊपर से ही महिला को निकाले जाने के प्रयास किए गए, लेकिन उसके बाद भी विडंबना ये रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महिला का एक हाथ पकड़ में आया, लेकिन दूसरा हाथ पकड़ में नहीं आए जाने के कारण के पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। अब ताजा अपडेट यह है कि अब एलएनटी मशीन से खुदाई कार्य शुरू किया गया है। खुदाई कार्य अभी तक चलेगा। लगभग 90 से 100 फीट गहरा बोरवेल बताया जा रहा है, यानी कि मान करके चलिए 90 से 100 फीट तक गहरी खुदाई की जा सकती है और उसके बाद में ही जो महिला है उसको निकाला जा सकेगा। इसमें वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता। जी ठीक है गिरिराज, आप नजर बना करके रखिए। अभी क्या रेस्क्यू टीम जो पहुंची है उनसे कोई बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है फिलहाल इस पूरे मामले में? रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम कर रही है एसडीआरएफ के तथा एनडीआरएफ के, उनका यही कहना है कि जो महिला है उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन अंदर स्थिति किस तरह की है, महिला सुरक्षित है अथवा नहीं, यह भी अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। अब तक जो महिला को निकाले जाने के जो प्रयास थे वो ऊपर से, बोरवेल के ऊपर से ही निकाले जाने के प्रयास थे, लेकिन वो प्रयास पूरी तरीके से फेल्योर साबित हुए हैं। ऐसे में अब खुदाई करके ही महिला को निकाला जा सकेगा। ठीक है गिरिराज, आप नजर बना करके रखिए। रेस्क्यू टीम भी लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है कि महिला को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे और आपको बता दें कि आसीद में उन्होंने सरकारी स्कूल के नए विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद सर्किट हाउस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जोराराम कुमावत का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कुमावत ने जन सुनवाई भी की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने जोराराम कुमावत से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं।
के कैबिनेट मंत्री जोराम जी भिलवाड़ा पहुंचे हैं। भव्य स्वागत हुआ है। आसीन में स्कूल का उद्घाटन किया है, जन सुनवाई की। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री है, इनसे बात करते हैं। सर, जन सुनवाई की है, क्या लोगों का आउटपुट सामने आया, क्या समस्या सामने आई, क्या समाधान हुआ? अभी मैं आसीन विधानसभा में एक स्कूल के उद्घाटन में गया था, शिलान्यास भी था और उद्घाटन भी था। तो वहां से आसीन विधानसभा में 8-10 जगह लोगों ने जिस गर्मजोशी और उत्साह से स्वागत किया, निश्चित रूप से खूब जनता में मोदी जी के प्रति, हमारी नई सरकार जो भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी है, उनके प्रति अपार उत्साह है। और भजनलाल जी ने अभी वर्तमान में जो कैबिनेट ने जो निर्णय लिया, उनका भी लोगों में जोश देखा गया। चाहे वो गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हो, या लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन पुनः शुरू करने का काम हो, 450 रुपए में गैस के सिलेंडर देने का काम हो, या जो किसान सम्मान निधि है वो 6000 की जगह 8000 करने का काम हो। इस तरह के जो निर्णय अभी 45 दिन में हमारी सरकार ने लिए है, तो उससे जनता में बहुत उत्साह है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। कई मंत्रियों ने, राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यूसीसी लागू होने की यहाँ पे मंशा जाहिर की है। क्या लगता है कि राजस्थान दूसरा स्टेट होगा यूसीसी लागू करने में? इस संबंध में सरकार निर्णय करेगी, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे उसमें हम सहमत रहेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार आप भी दौरे कर रहे हैं, क्या जनता का रुख लग रहा है? क्या बीजेपी वापस 25-0 का काउंटडाउन चलाएगी? अभी जिस तरह से गाँवों में दौरे हो रहे हैं, यहाँ आसीन में और भिलवाड़ा में जो जोश देखा गया, वैसा का वैसा हमारे उधर पाली जिले में जबरदस्त जोश है। मैं हनुमानगढ़ गया तो वहां भी जबरदस्त जोश है। तो जिस तरह से लोगों में और कार्यकर्ताओं में जोश है, और राम जी के मंदिर निर्माण के बाद में जैसे लोगों में जिस तरह का उत्साह है भाजपा के प्रति, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भजनलाल जी के प्रति, तो आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से एक तरफा वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी अब 25 की 25 सीटें जीत करके पुनः केंद्र में सरकार बनाएगी, और केंद्र में भी जो 400 पार निश्चित है। ये तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोराम दावा कर रहे हैं कि 25 सीटें लोकसभा की राजस्थान में भाजपा के आएगी और केंद्र में भाजपा सरकार वापस बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो हनुमानगढ़